जीतने वाले ना तो हमेशा सबसे स्ट्रांग होते हैं और ना सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना जानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में स्पीशीज के बदलाव के बारे में यही सिखाया था। CSIR नेट दिसंबर 2017 की बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर 56 भी हमें कुछ इसी तरह के बदलाव को सिखा रहा है। बदलाव तो हमारे एग्जाम में भी आ रहा है और हमारे पढ़ने के तरीके में भी। बदलते हुए वक्त में आई फ्लाई की क्लासेस भी पढ़ने के नए अवतार लेके आता है, हमें पढ़ने के नए गुण सिखाता है। एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम जीतना है, शॉर्ट, एक्यूरेट, एफिशिएंट और फास्ट तरीके से हमें यह सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 65 न्यूट्रल थ्योरी के बारे में, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट न्यूट्रल थ्योरी के लिए सही नहीं है। न्यूट्रल थ्योरी 1968 में जापानी साइंटिस्ट मोटो किमोरा ने दी थी। इस थ्योरी से पहले हम लोग मानते थे कि स्पीशीज का इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग होता है कि पहले एनवायरनमेंट चेंज होता है और फिर ऑर्गेनिज्म। लेकिन न्यूट्रल थ्योरी में किमोरा ने कहा कि DNA में बदलाव आते रहते हैं और उसका एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। इस थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट है न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशंस को लेकर के। देखिए, जो बदलाव हैं, चाहे वो हमारे हों, हमारे पेट्स के हों, बदलाव कैसे हैं, हमारी सेहत पर क्या असर डालने वाले हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो बदलाव हमारे साथ रहेंगे या नहीं। न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशंस, अगर DNA में ऐसे म्यूटेशंस हों कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाए, लेकिन प्रोटीन के काम करने पर या प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ह्यूमन की अल्फा जीन और बीटा ग्लोबुलिन जीन ले लूं और इनको कंपेयर करूं हॉर्स की इन्हीं जीन्स के साथ में, तो मैं ये पाता हूं कि जितने भी तरह के न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, दोनों ही ऑर्गेनिज्म में रेट सेम है। रूल नंबर 1, वक्त के साथ साथ हमारे अंदर भी कुछ चेंज आ रहे हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि कोई हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला, और इसलिए उन चेंजेस को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। गंदी आदतें, जैसे कि कूड़ा फैलाने की, आलस करने की, एग्जाम का लास्ट मोमेंट तक वेट करने की और आंख बंद करके ये सोचने की कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बट फिर कुछ बदलाव हमारी लाइफ में ऐसे भी तो आए थे जिन्होंने हमें शॉक दिया, झटका, नुकसान पहुंचाया। हमने उन बदलाव को कैरी नहीं किया, वहीं का वहीं छोड़ दिया। रूल नंबर 2, लेस इंपॉर्टेंट इवॉल्व फास्टर। सेल के अंदर ऐसे प्रोटीन जो सेल की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हिस्टोन्स, साइटोक्रोम्स, इनमें आने वाले बदलाव सेल के लिए घातक है, जानलेवा। अगर सेल की डेथ हो गई तो फिर ये म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे कैसे? इसलिए इस तरह के म्यूटेशन प्रकृति में ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन ऐसे म्यूटेशन जिनसे सेल की सेहत पर ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, तो ये म्यूटेशन जब भी सेल डिवाइड करेगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन को भी देगी, और इसलिए प्रकृति में इस तरह के म्यूटेशंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एंजाइम में भी एक्टिव साइट के म्यूटेशंस एंजाइम की एक्टिविटी को खराब कर देते हैं, इसलिए हमें एक्टिव साइट में ज्यादा म्यूटेशन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जब भी म्यूटेशन होंगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा और इस सेल की डेथ हो जाएगी। की में भी जिस पार्ट का इस्तेमाल करके हम लॉक खोलते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करने से उसकी एक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हम बदलाव तो अपने अंदर भी ला सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में केवल वो बदलाव ला सकते हैं जिनसे हमारे जीवन पर कोई फर्क ना पड़े। रूल नंबर 3, बेनाइन चेंजेस आर कॉमन देन द डिसरप्टिव। DNA में म्यूटेशन के बाद बहुत सारे तरह के प्रोटीन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे साइलेंट म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं कि DNA में सीक्वेंस तो चेंज हो गई, लेकिन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पहले थे वो अब भी बन रहे हैं। साइलेंट म्यूटेशन के जो कारण होते हैं उनके पीछे हम लोग वोबल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या फिर कोडॉन डीजनरेटिव है, इसकी बात करते हैं। कुछ म्यूटेशन कंजर्वेटिव म्यूटेशन भी होते हैं, जिनमें अमीनो एसिड में बदलाव तो आ जाता है, लेकिन जो बदलाव अमीनो एसिड है ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे पहला अमीनो एसिड काम कर रहा था, जैसे कि वैलिन की जगह पर आइसोल्यूसिन ले आऊं। कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम लोग नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। इनमें जो अमीनो एसिड पहले था उसकी जगह पर जो अमीनो एसिड अब आया है ये अलग तरह का है, जैसे एस्पार्टिक एसिड की जगह पर लाइसिन आ जाए, और ऐसा होने से प्रोटीन के फंक्शन पे फर्क पड़ सकता है। नॉनसेंस, फ्रेम शिफ्ट, ये प्रोटीन के साइज पर असर डाल सकते हैं। जितने भी म्यूटेशन ऐसे हैं जो प्रोटीन पर बुरा असर डालते हैं, तो उनसे प्रोटीन काम करने लायक नहीं रहता, और जिस सेल के अंदर वो म्यूटेशन हुए हैं उस सेल की डेथ हो जाती है। इसलिए ये म्यूटेशंस कभी नेक्स्ट जनरेशन में जा नहीं पाते। लेकिन ऐसे म्यूटेशन जिनसे कोई फर्क ना पड़ने वाला हो या कम फर्क पड़ता हो, तो सेल सर्वाइव करेगी तो डिवाइड भी करेगी, और उसके साथ वो म्यूटेशंस भी नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहेंगे। इसलिए रूल नंबर 3 कहता है कि ऐसे म्यूटेशन जो खतरनाक नहीं होते ये बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू ऐसे म्यूटेशंस के जो फंक्शनिंग को खराब कर देते हैं। हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ गलतियां करते रहते हैं और कुछ आदतें सीखते रहते हैं, कुछ गंदी आदतें, जैसे कि लेट होने का,
अक्सर एग्जाम के आने से कुछ दिन पहले ही हम जागते हैं और ये हम बहुत कॉमन गलती करते हैं क्योंकि हर बार हम लोग बच जाते हैं, इसलिए हम उस आदत को चेंज नहीं करते और ये आदत हमारे साथ मेंटेन रहती है। बट कभी कभी हम कुछ ऐसी भी गलतियां कर देते हैं कि हमें दोबारा चांस नहीं मिलता। रूल नंबर 4, जीन का डुप्लीकेशन पहले होता है और नया फंक्शन बाद में ओरिजिनेट होता है। देखिए, हम सभी लोग बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं और बैक्टीरिया में केवल 2000 जीन है। ह्यूमन जीनोम में 21,000 के आसपास जीन है। तो क्वेश्चन क्या हुआ? इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी का इस्तेमाल करना चाहा इसलिए एंटीबॉडी इवॉल्व हुए, या फिर एंटीबॉडी की जीन पहले इवॉल्व हुई और उसका इस्तेमाल करना सीख गया इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बचाने के लिए? हम सभी जानते हैं आग लगेगी तो धुआं निकलेगा। ये रूल यही कहता है कि इवोल्यूशन में कुछ जीन्स अपने आप को डुप्लीकेट करती हैं। डुप्लीकेट करने के बाद उनसे नए तरह के प्रोटीन बनने शुरू करते हैं और उससे वो प्रोटीन नए नए काम करना सीखते हैं। और इसीलिए हम लोग काफी सारी प्रोटीन फैमिलीज की बात करते हैं, जैसे कि रास फैमिली। अलग अलग प्रोटीन्स अब अलग अलग काम कर रहे हैं, हालांकि सभी के सभी एक ही जीन से ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट तरह की जीन तैयार हुई हैं अब इस जीन फैमिली में, आमतौर पर इसमें जीन डुप्लीकेशन का साथ होता है। जब छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में आया था तो इस मोबाइल का काम केवल बात करना था, लेकिन फिर नया मोबाइल आया। क्या कंपनी वालों ने सोचा था कि जो मोबाइल बना रहे हैं उसका क्या क्या इस्तेमाल पॉसिबल है? या आज जो भी इस्तेमाल हम उस मोबाइल का करते हैं, क्या वो सभी के सभी इस्तेमाल कंपनी ने सोच करके बनाए थे? इंडिड पहले हमारे हाथ में कोई इक्विपमेंट आता है, कोई गैजेट, और फिर हम आविष्कार करते हैं कि उस गैजेट को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 5, selective elimination of deadly mutations then selection of advantageous mutation, lethal mistakes। अगर कोई इंसान जानलेवा गलती करता है तो क्या वो बचेगा और वो अपने बच्चों को वो गलती सिखाएगा? इसलिए लाइफ में जानलेवा गलतियां एक दो बार ही होती हैं और ऐसी गलतियां हम नॉर्मली नहीं करते। भाई, बुरी आदतें हम सब में है, आलस हम सब में है। क्यों? क्योंकि आलस से हम जो भी नुकसान उठाते हैं वो नुकसान कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसे आराम से झेल सकते हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ ऐसी गलती हम लाइफ में करते हैं जिससे हमारी जिंदगी पर ही संकट आ जाए, तो वो गलतियां हम ना तो लाइफ में दोहराते हैं और कई बार ना हम उन गलतियों को दोहराने लायक या लोगों को बताने लायक बचते हैं। तो जिस किसी भी सेल के अंदर लीथल म्यूटेशन होगा उस सेल की डेथ हो जानी है। इसलिए प्रकृति में ये लीथल म्यूटेशन इमीडिएटली गायब हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म गया तो उसके साथ वो जीन भी गई। लेकिन ऐसे म्यूटेशन जो हमें जीने में हेल्प करें तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, और ना सिर्फ सर्वाइव करेगा बल्कि अपने म्यूटेशंस को अपने बच्चों को भी देगा। और इस तरीके से ये म्यूटेशन सेलेक्ट होते चले गए। ये थ्योरी के 5 पॉइंट ये बोलते हैं कि जीन में डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। जो म्यूटेशन बुरे हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बुरे थे, वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो म्यूटेशन गायब हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति में वो म्यूटेशन देखने को नहीं मिलते। म्यूटेशन होने का रेट सब में एक जैसा था, लेकिन फिर बाद में एनवायरनमेंट ने अपना सिलेक्शन अप्लाई किया। जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट था वो म्यूटेशन बचे रह गए जो हमें देखने को मिलते हैं, और जो फिट नहीं थे वो गायब हो गए। कानून इसी तरीके से बनाया गया है कि जो बुरा काम करते हैं हम लोग उन्हें एलिमिनेट कर दें, और चाहे वो मारने का ही काम कर रहे हो लेकिन देश के भले के लिए कर रहे हो तो हम उन्हें मेडल देकर के सेलेक्ट कर लें। न्यूट्रल थ्योरी देने के बाद काफी हल्ला मचा। जो लोग डार्विन को समर्थन करने वाले थे उन्होंने बहुत विरोध किया इस थ्योरी का। बाद में ओहटा नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के अंदर एक लाइन और ऐड कर दी। उन्होंने बोला कि नियरली न्यूट्रल म्यूटेशंस भी होते हैं, ऐसे म्यूटेशन जो ज्यादा फर्क नहीं डालते बस थोड़ा बहुत फर्क डालते हैं, और ये ज्यादातर जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होते हैं। ओहटो के इस लाइन को ऐड करने के बाद इस थ्योरी में अब 6 पॉइंट हो गए। इसी थ्योरी के बाद हम लोगों ने बात करनी शुरू की मॉलिक्यूलर क्लॉक्स की, मतलब डीएनए में कितने दिनों में कितने बदलाव आते हैं, म्यूटेशन रेट्स। और इस सारी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंस है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को देखने के लिए, स्पीशीज के इवोल्यूशन को देखने के लिए, यहां तक भी ये बताने के लिए कि कौन से स्पीशीज किस स्पीशीज से कितने लाख या कितने मिलियन साल पहले इवॉल्व हुई होगी। हम सीख चुके हैं अब कि डीएनए में बदलाव का रेट क्या है, डीएनए में किस रफ्तार से बदलाव आ रहे हैं, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर क्लॉक में पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो न्यूट्रल थ्योरी है उनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एक्सेप्ट फॉर एडवांटेजेस म्यूटेशंस मोस्ट अलील्स आर अंडर न्यूट्रल सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मोस्ट जीन्स विल बी इक्वल टू द न्यूट्रल म्यूटेशन रेट। ज्यादातर जीन्स में जो इवोल्यूशन का रेट है उनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो न्यूट्रल म्यूटेशन के रेट के बराबर ही होते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है जब तक कि वो लीथल वगैरह ना। एडवांटेजेस म्यूटेशंस आर एक्सीडिंगली रेयर। हम लोगों ने पढ़ा कि जो डेलिटेरियस म्यूटेशंस होते हैं जो नुकसान करते हैं लीथल, वो हैं जो रेयर है। एडवांटेजेस म्यूटेशन तो मिल जाते हैं और सिलेक्शन भी मिलते हैं उनके। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। एट द लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंस जेनेटिक ड्रिफ्ट डोमिनेट इवोल्यूशन।
ये था आपका पॉइंट नंबर 6। IFLI की क्लासेस में इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे और टॉपिक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जाम में उन टॉपिक्स को कैसे यूज करना है। ये क्लासेस लाइव होती हैं स्काइप पर, व्हाट्सएप पर। बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं और ये क्लासेस आपको इस लायक बनाते हैं कि अपने एग्जाम को आप क्लियर कर सको और आप चैंपियन बन सको। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981 पर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के साथ और शेयर कीजिए इन वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां आपका मन करे। थैंक यू।